वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 5G में। वक्त है दोस्तों समझने का। आज की इस क्लास में हम जनरल साइंस सामान्य विज्ञान के अंतर्गत लेक्चर 4 में फिजिक्स का टॉपिक ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वाकर्षण डिस्कस करेंगे। गुरुत्वाकर्षण से बनने वाले सभी प्रकार के क्वेश्चन, गुरुत्व के अधीन गति, ठीक है, इन सारे टॉपिक्स का हम अध्ययन आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। साइंस की ये क्लास नंबर 4 है। इससे पहले साइंस की 3 क्लासेस हो चुकी है, जहां पर जाकर आप हमारी पुरानी वीडियो हमारे चैनल पर देख सकते हैं। फिजिक्स की जो ये वीडियो है, यह वर्तमान में होने वाली रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2, रेलवे के ग्रुप डी, एमपी पुलिस व अन्य सभी एग्जाम्स जिसमें कि फिजिक्स का सिलेबस होता है, साइंस का सिलेबस होता है, फिजिक्स अवश्य ही होगा। तो उन सभी एग्जाम्स में यह जो है वीडियो जो है आपकी ग्रेविटी की, यह रामबाण साबित होने वाली है। अर्थात इससे बाहर जो है कुछ भी नहीं जाएगा। सारे के सारे क्वेश्चन, सारे आयाम्स जो है हमने ग्रेविटी के इसमें कवर किए हुए। कुछ हमने इसमें प्रैक्टिस सेट के रूप में पुराने एग्जाम्स में आए हुए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी लिया हुआ है। अर्थात एमसीक्यू भी मैं आपसे सॉल्व कराऊंगा, जिसमें कि कुछ इक्वेशंस भी होंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स भी होंगे। सभी को सॉल्व करना मैं आपको सिखाऊंगा दोस्तों, ठीक है। तो इस बात का भरोसा रखिए कि ग्रेविटी नाम के टॉपिक से आपका कोई भी क्वेश्चन जो है बाहर से नहीं जाने वाला है, तथा आज के बाद आपको ग्रेविटी जो है अलग से पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जितना मैं आपको इसमें बता रहा हूँ उतना ही सफिशियंट है, ठीक है दोस्तों। चलिए, सबसे पहले क्वेश्चन से लगाने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक बातें जो है वो बता देना चाहता हूँ, है ना। तो कुछ थ्योरी जो है वो आप लिख लीजिए, ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण आखिर होता क्या? गुरुत्व को समझने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले ग्रहों की गति के बारे में समझते हैं, ठीक है दोस्तों। टॉपिक क्या डालिए आप, टॉपिक यहाँ पर लिखिए। अच्छा, आप एक नोट्स बना पाए तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, तथा लंबे समय तक आपको याद करने के लिए भी सहूलियत हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले मैं क्या पढ़ाता हूँ आपको, सबसे पहले मैं पढ़ाता हूँ ग्रहों की गति, ठीक है। ग्रह जो होते हैं वह किस कारण से गति करते हैं और कैसे गति करते हैं, सबसे पहले हम इस बात को समझेंगे, ठीक है दोस्तों। तो सूर्य के चारों ओर जो होता है, जैसे कि हमारा सौर मंडल है, सौर मंडल के केंद्र में क्या है? सूर्य है। मैं मानता हूँ कि हमारा सौर मंडल है, इसके केंद्र में क्या है? सूर्य है। तो अभी सूर्य के चारों ओर क्या होता है कि बहुत सारे ग्रह जो हैं अलग अलग कक्षाओं में भ्रमण कर रहे होते हैं, जिसमें से पृथ्वी भी क्या है? एक ग्रह है ना। सूर्य है, सूर्य के बाहर की कक्षाएं हैं। इन कक्षाओं में क्या होता है कि जो अलग अलग ग्रह जो होते हैं, मान लेता हूँ कि यहाँ पर एक ग्रह है, ठीक है, दूसरी कक्षा में एक ग्रह, तीसरी कक्षा में एक ग्रह, चौथी कक्षा में एक ग्रह, यह जो है चक्कर लगा रहे हैं। अच्छा अच्छा, आपके लिए क्वेश्चन है कि सूर्य के सबसे समीप का ग्रह कौन सा, यानी कि ये वाला ग्रह जो कौन सा है, इस सवाल का जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो हम क्या समझ रहे हैं कि ग्रह गति कैसे करते हैं। तो सूर्य होता है केंद्र में, सूर्य के चारों ओर जो कुछ पिंड है अलग अलग कक्षाओं में, अपनी अपनी कक्षाओं में भ्रमण कर रहे होते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। ये सूर्य है और इन्हें हम क्या कहेंगे? इन्हें हम कहेंगे ग्रह, ठीक है। इन्हें हम ग्रह कहते हैं, समझ गए। तो अब ग्रह के चारों ओर क्या होता है कि कुछ अन्य पिंड परिक्रमा कर रहे होते हैं, जिन्हें कि हम क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं, ठीक है। अब इन ग्रहों के परिक्रमण से संबंधी नियम का जो प्रतिपादन है, सबसे पहले वह किया था केपलर नाम के वैज्ञानिक ने, ठीक है दोस्तों। क्या नाम था उसका? केपलर। तो केपलर ने क्या है, ग्रहों के गति से संबंधित 3 नियम दिए थे। नियम नंबर 1, नियम नंबर 2, नियम नंबर 3। इन तीनों को हम पढ़ेंगे। उसके पहले मैं आपको कुछ बेसिक बातें बता देता हूँ जो एग्जाम्स में कभी कभार आ जाती है। जैसे पृथ्वी का से अगर हम बढ़ते क्रम में देखें सूर्य से बाहरी कक्षाओं में, इसका तो जवाब आपको देना है कि कौन सा ग्रह है, ठीक है। उसके बाद यह है शुक्र, ठीक है, पृथ्वी, उसके बाद आता है मंगल, ठीक है। उसके बाद बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो इस प्रकार जो हमारे सौर मंडल में ये 8 ग्रह हैं। पहले प्लूटो भी एक ग्रह हुआ करता था, जिसे हम यम कहते हैं, ठीक है। वह 90 नंबर का ग्रह था। पहले नंबर के ग्रह का नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है दोस्तों। तो पृथ्वी का, अच्छा, अब उपग्रह के बारे में डायरेक्टली ये क्वेश्चन आ जाता है कि पृथ्वी का उपग्रह क्या है? चंद्रमा। तो पृथ्वी के कितने उपग्रह हैं? एक उपग्रह है, ठीक है दोस्तों। उसी प्रकार मंगल के 2 उपग्रह हैं, ठीक है। उसी प्रकार बृहस्पति के जो है 79 उपग्रह हैं। आप लिख लीजिएगा बृहस्पति। बृहस्पति के कितने उपग्रह हैं दोस्तों? 79। तो सबसे ज्यादा उपग्रह जो है वह होता है शनि का,
2। इसे आप लगा लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे आप क्या लगा लेंगे शनि को, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा उपग्रह जो है इनमें से किस ग्रह के। ऑप्शन में आपको बृहस्पति भी रहेगा, शनि भी रहेगा, आपको शनि टिक करके आना है। शनि के उपग्रहों की संख्या कितनी है, 82 है। ठीक है दोस्तों, बृहस्पति की 73 नहीं 79 है, ये थोड़ी सी आप करेक्ट कर लीजिएगा। बृहस्पति की ग्रहों की संख्या 79 है। चलिए अब देखते हैं केपलर नाम का जो वैज्ञानिक है, पहली बात तो यह जर्मन था। ठीक है, जर्मन का वैज्ञानिक था, आपको याद रखना है। इसने सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति से संबंधित 3 नियमों का प्रतिपादन किया हुआ था। इसका पहला नियम क्या कहता है, ठीक है, तो केपलर के प्रथम नियम को हम समझेंगे। केपलर का कौन से नियम को समझेंगे, प्रथम नियम को डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। यह कहता है कि सभी ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर, बीच में क्या है हमारा सौर मंडल केंद्र में सूर्य, सूर्य के चारों ओर क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। लेकिन कैसे चक्कर लगाएंगे, ये दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, किस प्रकार की कक्षा में, दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाएंगे। अर्थात कि ये ग्रह जो हैं सूर्य के चारों ओर चक्कर तो लगाते हैं, लेकिन इनका जो ये पथ जो होता है ना, ये पूरी तरह से गोल नहीं होता, यह कैसा होता है, दीर्घ वृत्ताकार। अर्थात ये जैसा मैंने लिखा, अभी मैंने बनाया हुआ है, ऐसे गोल मार्ग में चक्कर नहीं लगाएंगे। ये रेड कलर से मैं बना रहा हूँ, इनका जो मार्ग है कुछ इस तरह से हो जाएगा, दीर्घ वृत्ताकार, है ना। अर्थात सूर्य के केंद्र से इनके जो परिपथ की जो है, ये केंद्र मैं ऐसे बीच में मान लेता हूँ। सूर्य के केंद्र से एक और दूरी जो होगी यह कम होगी, एक और दूरी जो होगी वह ज्यादा होगी। तो इस प्रकार का जो पथ क्या कहलाता है, आपका दीर्घ वृत्ताकार पथ कहलाता है। तो सूर्य के चारों ओर जो ग्रह जो है वृत्ताकार कक्षा में चक्कर नहीं लगाते हैं। पहली बात यह है, वृत्ताकार कक्षा में चक्कर नहीं लगाते हैं, दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। यह है केपलर का प्रथम नियम। केपलर का द्वितीय नियम क्या कहता है, केपलर का द्वितीय नियम कहता है कि सूर्य से किसी ग्रह को मिलाने वाली रेखा समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल को पार करती है। ठीक है दोस्तों, यदि मैं इस दीर्घ वृत्ताकार कक्षा को किसी ग्रह के परिक्रमा करने की दीर्घ वृत्ताकार कक्षा को यदि मैं 4 भागों में डिवाइड कर दूं, जैसे कि एक भाग तो ये आपका ये हो गया, एक भाग ये हो गया, तो यह कहता है कि चारों भागों का जो क्षेत्रफल होगा, ठीक है, अर्थात कि कोई ग्रह जो है अगर इस पॉइंट पर है P पर, अगर इसको यहाँ से जाने P1 जाने में जितना समय लगता है, ठीक है, P1 जाने में मान लेता हूँ कि T1 समय लगता है, तथा P2 जाने में इसे समय लगता है T2। ठीक है, यदि मैं यह कहूँ कि T1 जो है बराबर है T2 को, अर्थात कि समय जो है P से लेकर P1 तक पहुंचने का तथा P1 से लेकर P2 तक पहुंचने का, यदि क्या समय है, क्या है, T1 और T2 जो है यह आपस में समान है, यदि ये कंडीशन फुलफिल होती है, तो ये जो एरिया होगा, कौन सा एरिया, इसे मैं ब्लैक कलर से करता हूँ, ये जो एरिया होगा ये वाला एरिया, ठीक है, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, इनका क्षेत्रफल समान होगा। यह कहना चाहता है केपलर का दूसरा नियम। ठीक है दोस्तों, तो केपलर का तृतीय नियम देखते हैं। केपलर का तृतीय नियम यह कहता है कि किसी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग, मान लेते हैं कि परिक्रमण काल क्या है, T है, तो T का जो स्क्वायर होगा, इसकी मेजर एक्सिस मतलब ये वाली जो मेजर एक्सिस होती है, मतलब मेजर एक्सिस तो ये पूरी की पूरी है, ठीक है, तो मेजर एक्सिस वाली जो त्रिज्या है यदि ये R है, ठीक है, मेजर एक्सिस वाली त्रिज्या यदि R है, तो यह क्या होगा, यह R के तीसरी घात के समानुपाती होगा, बराबर नहीं होगा, क्या होगा, समानुपाती होगा। ठीक है, तो केपलर का यह तृतीय नियम है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट मैं आपको आगे की बातें बताता हूँ। आगे हम पढ़ते हैं न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। ठीक है, क्योंकि हमारा टॉपिक गुरुत्वाकर्षण है तो गुरुत्वाकर्षण तो हम पढ़ेंगे। ये केपलर का नियम मैंने आपको समझने के लिए पढ़ाया था कि जो ग्रहों की गति जो होती है वह भी क्या होती है, गुरुत्वाकर्षण के कारण ही होती है। यह बात आपको आगे समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं, अब हम देखते हैं न्यूटन का, क्या देखेंगे दोस्तों, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम, गुरुत्वाकर्षण का नियम। ठीक है दोस्तों, तो न्यूटन भाई साहब जो है वो ये कहते हैं कि विश्व में जो प्रत्येक पिंड है, ठीक है, कोई सा ही पिंड, अगर आपको आपके आसपास अगर देखें तो एक पंखा है मान लेते हैं आपकी छत के ऊपर, तथा आपके छत के नीचे क्या है, जमीन है। ठीक है, आपकी 2 दीवारें हैं, आपस में दीवार में कोई 2 वस्तुएं आपस में टंगी हुई है। तो इस पृथ्वी पर उपस्थित प्रत्येक पिंड, प्रत्येक वस्तु जो है क्या है कि एक दूसरे पर, अपने अगल बगल की वस्तु पर एक क्षीण बल जो है लगाता है। यह बात न्यूटन कहना चाहते हैं। ठीक है, कोई भी 2 पिंड जो है पृथ्वी पर
वो आपस में एक दूसरे पर एक बल को निरूपित करते हैं, एक बल को लगाते हैं, यह कहना चाहता है। ठीक है, तो इस प्रकार के ही बल को हम क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ठीक है, ये लेकिन इसकी परिभाषा नहीं है, इसे हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ठीक है, अब न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसने एक परिभाषा के माध्यम से हमें समझाया। तो न्यूटन की परिभाषा क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो न्यूटन की परिभाषा है कि दो पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल। मैंने क्या मान लिया, मैंने मान लिया कि दो पिंड है। ठीक है, ये एक पिंड है, यह दूसरा पिंड है, यह पिंड नंबर 1, यह पिंड नंबर 2, ये दो पिंड है। अब इन दोनों पिंडों के मध्य लगने वाला बल, अर्थात इन दोनों पिंडों के मध्य ये एक बल कार्य कर रहा है, जिसे हम क्या मान लेता हूँ, फोर्स, लगने वाला बल, फोर्स F। ठीक है, दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। एक लाइन में अगर मैं आपको कहना चाहूँ तो मैं कहूँगा कि किन्हीं दो पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल का जो परिमाण होता है वह दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अब इसे डायग्राम के बारे में समझिए। माना कि दो पिंड है, हमारा पिंड 1 और पिंड 2। पिंड जो 1 है इसका द्रव्यमान क्या है, m1 है, पिंड 2 का द्रव्यमान m2 है, तथा इनके केंद्र से लेकर, ठीक है, केंद्र से लेकर इस पिंड के केंद्र के बीच तक की जो दूरी है वह मैं मान लेता हूं कि r है। ठीक है, तथा इनके बीच लगने वाला बल क्या है, F है। तो न्यूटन के नियम के अनुसार लगने वाला बल F समानुपाती होगा किसके, दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के, अर्थात m1 इंटू m2 के, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। उनके बीच की दूरी का वर्ग यानी कि r के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होगा। यदि मैं अपने दोनों सेंटेंस को अलग अलग लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे लिखूंगा, f समानुपाती होगा m1 इंटू m2 के, तो f समानुपाती होगा 1/r स्क्वायर के। इन दोनों को ही कंबाइंड करके मैंने क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये है न्यूटन के नियम के द्वारा प्रतिपादित सूत्र। ठीक है, अब इसे ही मैं क्या लिख सकता हूँ, इसे ही न्यूटन ने यह लिखा कि F बराबर G, समानुपात हटा दिया, बराबर मैंने लिख दिया, उसके एवज में मैंने यहाँ पर G लिखा है। ठीक है, तथा बाकी का जो सूत्र है उसे मैं एज इट इज लिख देता हूँ। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि भाई G ये क्या है, कि G मैंने क्यों लिखा है ना। तो G को न्यूटन ने कहा है गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक। G बराबर न्यूटन ने क्या कहा है, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक। ठीक है दोस्तों, अब क्या होता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का जो है SI मात्रक क्या है। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले से आगे हम देखते हैं कि मैं इसे लिख सकता हूँ G के बराबर में, इस R का गुणा किस में हो जाएगा, F में, F इंटू R का स्क्वायर अपान m1 m2, ये मैं लिख सकता हूँ। फोर्स को F क्या है, फोर्स है, इसे हम किस में लिखते हैं, न्यूटन में लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, R दूरी को हम किस में लिखते हैं, मीटर में लिखते हैं, बटे यहाँ पे 2 बार m है यानी कि किलोग्राम है। ठीक है, 2 बार किलोग्राम है, अर्थात किलोग्राम का स्क्वायर। तो ये न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर या न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर जो होगा इस गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का क्या हो जाएगा, SI मात्रक हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ तक इसका जो है कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए अपने समझने के लिए, है ना। साथ में मेरी जो बातें हैं, अगर मैं कुछ जल्दी बोल रहा हूँ तो वीडियो को थोड़ा स्लो करके आप उसे नोट करते चलिए। ठीक है दोस्तों, अब इस न्यूटन के जो G है गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, इसका मान कितना होता है, उन्होंने इसका मान निकाल कर हमें बताया कि इसका मान होगा 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है दोस्तों, ये जो होगा आपके G का डायरेक्टली मान होगा, ये आपको याद कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूँ। आगे हम पढ़ेंगे कि गुरुत्व क्या होता है, पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है। ठीक है, क्या पढ़ेंगे दोस्तों, गुरुत्व क्या होता है, और गुरुत्वीय त्वरण ये क्या चीजें होती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो गुरुत्व क्या होता है कि एक आकर्षण बल होता है। कैसा आकर्षण बल होता है, जिसे पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी केंद्र की ओर खींचने के लिए लगाती है। ठीक है, जैसे मैं कोई पत्थर अगर ऊपर की ओर फेंकता हूं तो पृथ्वी पर आकर गिर जाता है, अर्थात पृथ्वी का केंद्र क्या होता है, उस वस्तु को खींचने के लिए एक बल निरूपित करता है। इसी बल को हम क्या कहते हैं, गुरुत्व कहते हैं। तो एक लाइन में मैं कहना चाहूँ तो गुरुत्व क्या है, किसी पिंड पर
पृथ्वी के केंद्र द्वारा, पृथ्वी के केंद्र के द्वारा आरोपित बल, पृथ्वी के केंद्र के द्वारा क्या आरोपित बल, इसे हम क्या कहेंगे दोस्तों, गुरुत्व कहेंगे। ठीक है, तथा जो पत्थर हमने ऊपर की ओर फेंका था, अब क्या होगा कि वह नीचे की ओर आएगा। जब वह नीचे की ओर आता है, पृथ्वी की ओर आता है, तो जैसे जैसे वह नीचे की ओर आता है वैसे वैसे उसका जो वेग है वह बढ़ता जाता है। ठीक है, अर्थात उसके वेग में परिवर्तन होता है। तो वही वेग में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाएगा, आपका गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, अब क्या कहेंगे हम, उसी गति में जो उत्पन्न होगा त्वरण उसे गुरुत्वीय त्वरण कहेंगे। ठीक है, अब क्या होता है, गुरुत्व को हम जी से तथा गुरुत्वीय त्वरण को छोटे जी से, गुरुत्व को तो हम जी लिखते हैं, गुरुत्वीय त्वरण को छोटे जी लिखते हैं। ठीक है, इनमें संबंध क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, अच्छा, त्वरण का मात्रक क्या होता है, त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये मैंने आपको अपनी पिछली क्लास में पढ़ाया हुआ है। चलिए अब हम क्या देखते हैं, जी तथा जी में संबंध, जी तथा जी में क्या देखते हैं, संबंध क्या होता है। ठीक है, तो इसका एक डायरेक्टली फॉर्मूला होता है, ये जो छोटा जी है बराबर होता है किसके, इस गुरुत्वीय त्वरण जी के, ठीक है, गुरुत्व जी के, है ना, इनटू मास ऑफ अर्थ अपॉन ये जो है त्रिज्या है अर्थ की, इसका स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, इसके बराबर होगा। ठीक है, तो जैसा कि हमने इसके पहले गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत में देखा था कि जो गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है क्या होता है, पिंड के द्रव्यमान और उसके बीच की दूरी के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, तो उसी से मिलता जुलता यह सूत्र है। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें जो जी है यानी कि ये वाला जी, बड़ा वाला जी, इसे हम क्या कहेंगे, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक कहेंगे। एम ई को हम क्या कहेंगे, यह पृथ्वी का द्रव्यमान है। ठीक है, यह पृथ्वी का द्रव्यमान है, तथा ये जो आर ई है यह पृथ्वी की त्रिज्या है, यह पृथ्वी की क्या है, त्रिज्या। अर्थात इस जी की जो वैल्यू निकल रही है, यह कहाँ निकल रही है, पृथ्वी की सतह पर निकल रही है। ठीक है, अच्छा, इस फॉर्मूले नंबर 1, इसे मैं फॉर्मूला नंबर 1 दूं तो फॉर्मूला नंबर 1 से मैं कौन कौन सी बातें कह सकता हूँ, ठीक, क्या अंदाजा लगा सकता हूँ। तो इससे क्या स्पष्ट है कि जो जी का जो मान है, कौन से जी का, इस छोटे वाले जो जी का मान है ना, यानी कि इसे हम क्या कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण। तो इसका जो मान होता है यह किसी पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, किसी पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। अतः यदि अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं, यदि मैं ऊपर किसी बिल्डिंग की छत से यदि मैं नीचे की तरफ गिराऊं, एक भारी हो एक हल्की हो, कब, वायु की अनुपस्थिति में। इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि यदि दो वस्तु, एक भारी और एक हल्की, यदि मैं किसी बिल्डिंग की छत पे से पृथ्वी की तरफ गिराता हूँ, एक भारी है, एक लोहे की, एक लकड़ी की है, और कंडीशन यह है कि हवा जो है वो अनुपस्थित है, वायु की अनुपस्थिति में, तो इस कंडीशन में दोनों ही वस्तुएं पृथ्वी पर एक साथ आकर गिरेगी। भारी वस्तु पहले नहीं गिरेगी, हल्की वस्तु बाद में नहीं गिरेगी, दोनों ही वस्तुएं एक साथ पृथ्वी पर आकर गिरेगी। कारण क्या है, कि कारण ये है कि जी का मान जो है उस वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। वह किस पर निर्भर करता है, वह निर्भर करता है पृथ्वी के द्रव्यमान पर। यदि पृथ्वी के द्रव्यमान में कोई चेंज होता है तो उस वस्तु का एक के बाद एक, या कौन सी वस्तु पहले गिरेगी या बाद में गिरेगी, ये हम बदल सकते हैं, है ना, लेकिन वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। अर्थात मैं यह कह सकता हूं कि दोनों ही वस्तुएं क्या होगी, साथ में आकर नीचे गिरेगी। ठीक है दोस्तों, अब एक कंडीशन तो ये थी कि हवा अवेलेबल नहीं है, दूसरी कंडीशन है कि हवा अवेलेबल है। जब हवा अवेलेबल होगी यानी कि वायु उपस्थित होगी, तो वह क्या करेगी, उस वस्तु पर कुछ बल लगाएगी। ठीक है, कौन सा बल लगाएगी, एक तो उत्प्लावन बल लगाएगी, दूसरा घर्षण बल लगाएगी। इसे हम क्या कहेंगे, श्यानकर्षण बल कहेंगे, या घर्षण बल भी हम इसे कह सकते हैं। तो घर्षण बल क्या करेगा कि जो हल्की वस्तु है उस पर ज्यादा लगेगा, उसको रोकेगा, तो भारी वस्तु पर थोड़ा कम लगेगा। तो जब हवा उपस्थित होगी तो उस कंडीशन में भारी वस्तु जो है वह पृथ्वी पर पहले पहुंचेगी, इसकी तुलना में, हल्की वस्तु की तुलना में। ठीक है दोस्तों, अब पृथ्वी के तल से ऊपर या नीचे जाने पर जी के मान में परिवर्तन होता है। तीसरी बात यह है कि पृथ्वी के तल से ऊपर या नीचे जाने पर जी का जो मान है वह परिवर्तित होगा। जी का मान जो होगा कैसा होगा, वह परिवर्तित होगा। कहाँ पर, पृथ्वी के
केंद्र से, क्योंकि ये त्रिज्या पर निर्भर करता है। और पृथ्वी की, जैसा आपको पता है, आपने भूगोल में पढ़ा होगा कि पृथ्वी का जो आकार है वह पूर्णतः गोल नहीं है। पृथ्वी क्या है, अपने किनारों पर चपटी है। अर्थात मैं कह सकता हूँ कि पृथ्वी का जो इस डायरेक्शन की त्रिज्या जो है वह अधिक है, अर्थात इक्वेटर की त्रिज्या अधिक है। ठीक है, तो वहीं पर अगर हम पृथ्वी का अगर पोलर से हम त्रिज्या लें तो यह त्रिज्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, मतलब आर की वैल्यू कम हो जाती है। अगर इस आर की वैल्यू, इस आर ई की वैल्यू, किस आर ई की वैल्यू, इस आर ई की वैल्यू कम होगी तो ऑब्वियस सी मान है, अगर इस आर ई की वैल्यू कम होगी तो जी का मान क्या होगा, बढ़ेगा। अगर आर ई की वैल्यू अधिक होगी तो इस जी का मान कम होगा। तो इससे मैं यह कह सकता हूं कि विषुवत रेखा पर अर्थात इस रेखा पर, पृथ्वी पर, किस रेखा पर, इस रेखा पर, कौन सी विषुवत रेखा दोस्तों, ये देखिए ब्लैक कलर से मैंने मार्क किया है। तो इस रेखा पर क्या होता है कि त्रिज्या अधिक होती है, अर्थात जी का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तथा इस रेखा पर अर्थात पोल पर, यहाँ पर अगर हम रहे खड़े रहे, यहाँ पर हम खड़े रहे, जी का मान कम होगा। अगर यहाँ पर हम खड़े रहे तो जी का मान क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। जी का मान क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, क्योंकि क्या हो रहा है, पृथ्वी की त्रिज्या क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे दूसरी हेडिंग डालते हैं, उपग्रह की कक्षीय चाल। ठीक है, अब क्या होता है कि हमने बहुत सारे उपग्रह जो हैं अपने अंतरिक्ष में लॉन्च किए हुए हैं। ठीक है, लॉन्च किए हुए हैं ना, हर महीने इसरो कुछ ना कुछ कर ही देता है। तो उन उपग्रह की कक्षीय चाल क्या होती है, इस बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो जब कोई उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर क्या होता है कि वृत्तीय कक्षा में परिक्रमण करता है, तो उस पर पहली बात तो, एक बात तो आपको ध्यान रखना ये है कि क्यों क्यों परिक्रमण करता है, क्योंकि उस पर पृथ्वी के द्वारा एक अभिकेंद्रीय बल कार्य करता है। ठीक है, अर्थात उसको केंद्र की ओर खींचे रखता है। अब यह बल क्या होता है, जो अभिकेंद्रीय बल होता है, यह पृथ्वी के द्वारा ही उस उपग्रह पर लगाया गया आकर्षण बल होता है या गुरुत्वाकर्षण बल होता है। ठीक है, मान लेते हैं कि ये आपका अर्थ है, इसके बाहर इस कक्षा में कोई उपग्रह क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। यहाँ पर कोई सैटेलाइट है ना, कोई सैटेलाइट है, वो क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। तो पृथ्वी के केंद्र से इस पिंड के ऊपर क्या होगा, एक प्रकार का बल कार्य करेगा, जिसे हम क्या कहेंगे, या तो हम इसे गुरुत्वाकर्षण बल कहेंगे, और यह किसके बराबर होगा, अभिकेंद्रीय बल के बराबर होगा। किसके बराबर होगा दोस्तों, अभिकेंद्रीय बल के बराबर होगा। तो यह बात आप ध्यान रखेंगे उपग्रह की कक्षीय चाल में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यह मैं मान लूं कि यदि कि जो ये उपग्रह है, सैटेलाइट है ना, सैटेलाइट है, इसका द्रव्यमान क्या है दोस्तों, m है। मैं मान लूं कि इसका द्रव्यमान m है, तथा पृथ्वी के चारों ओर r त्रिज्या की वृत्तीय कक्षा में यह v0 चाल से परिक्रमण कर रहा है। ठीक है, इसकी त्रिज्या क्या है, यहाँ से यहाँ तक, अर्थात यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है, त्रिज्या है ना, त्रिज्या क्या है दोस्तों, वह मैं मान लेता हूँ कि r है, तथा उसकी जो चाल है, किसकी चाल, उपग्रह की चाल, v0 है। हम उपग्रह की चाल के बारे में ही तो पढ़ रहे हैं, तो उपग्रह की जो चाल क्या है यहाँ पर, v0 है इस कक्षा में। क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि गुरुत्वाकर्षण जो है वही अभिकेंद्रीय बल के बराबर है। ठीक है, अतः मैं यह कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं, अच्छा एक मिनट, सबसे पहले मैं आपको अभिकेंद्रीय बल के बारे में बताता हूँ, है ना। तो इस पर अभिकेंद्रीय बल कैसे कार्य करेगा, तो इस पर अब जो लगने वाला अभिकेंद्रीय बल है यह बराबर होगा इस पिंड के द्रव्यमान यानी कि m के बराबर हो, m बटे r उसकी त्रिज्या के अनुपात, और इसी कक्षीय चाल जो है v0 के वर्ग के बराबर होगा। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए कि अभिकेंद्रीय बल जो होगा इसका ये होगा, एक डायरेक्ट फॉर्मूला है दोस्तों, है ना, इसमें अलग से ऐसा कुछ नहीं है। अब हमने क्या पढ़ा था कि गुरुत्वाकर्षण बल और अभिकेंद्रीय बल क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो इस पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा, एक तो आपका हो गया गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी। ठीक है, आपके अर्थ का द्रव्यमान me। ठीक है, आपके पिंड का द्रव्यमान m, यानी कि हमने पढ़ा था ना, गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है बराबर होता है दो पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के और उनके बीच की दूरी के वर्ग के, बीच की दूरी क्या थी, उसके वर्ग के बराबर था। और जी क्या है, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है, यह किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा m v का स्क्वायर, v0 का स्क्वायर बटे r। ठीक है दोस्तों, इसके बराबर होगा। यह क्या है, आपका अभिकेंद्रीय बल है। इस साइड में जो लिखा है यह आपका अभिकेंद्रीय बल है,
अभिकेंद्रीय बल है, और इस साइड में जो लिखा है ये आपका गुरुत्वीय बल है। ठीक है, और ये गुरुत्वीय बल कहाँ से आया? ये आया है न्यूटन की परिभाषा से। और ये अभिकेंद्रीय बल कहाँ से आया? ये उपग्रह की कक्षीय चाल से आया है। ठीक है, तो यहाँ से मुझे क्या करना है कि V0 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है दोस्तों, अब V0 की वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा? तो ये जो V का जो स्क्वायर, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसे मैं एक साइड लिख लेता हूँ, है ना। कैसे लिखूंगा दोस्तों? इसे मैं इस तरह से लिख लेता हूँ, V का स्क्वायर बराबर, V का स्क्वायर बराबर इस R का गुना इस तरफ हो जाएगा, है ना। या तो इस R से मैं इसे एक बार काट देता हूँ। ठीक है दोस्तों, इस M से मैं इसे काट देता हूँ, तो मेरे पास बचा क्या? V स्क्वायर बराबर, एक तो बचा मेरे पास G, दूसरा बचा अर्थ का द्रव्यमान बटे R। ठीक है, तो V0 बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट में गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, ये आपका अर्थ का भार, और ये आपके अर्थ और उस पिंड के बीच की त्रिज्या। ठीक है दोस्तों, इस फार्मूले को आप ऐसा डब्बे में पैक कर लीजिए। अब इस फार्मूले को देखने से मुझे क्या समझ में आता है? ठीक है, इस फार्मूले को देखने मुझे ये समझ में आता है कि जो गुरुत्वीय चाल जो होती है, यानी कि ये जो गुरुत्वीय चाल जो सॉरी कक्षीय चाल जो होती है उपग्रह की, कक्षीय चाल जो होती है वह उपग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है। इस पॉइंट को आप अतिरिक्त रूप से नोट कर लीजिए, है ना। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, आगे बढ़ते इसे मिटा रहा हूं। अब हमें क्या ज्ञात है? अब हमें यह ज्ञात है, क्या ज्ञात है हमें, कि जो ये जी होता है ये किसके बराबर होता है? ये बराबर है गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक। अभी हमने पिछले ही कुछ टाइम पहले इसे देखा था। ठीक है, छोटा जी जो होता है इसके बराबर होता है। अब इसी फार्मूले से मैं क्या करूंगा दोस्तों, इसी फार्मूले से मैं इसे डेराइव करूंगा। तो इसे थोड़ा सॉल्व करने पर यह आएगा हमारा GME बराबर छोटा जी RE का स्क्वायर। ठीक है, इक्वेशन नंबर, इसे मैं कोई एक देता हूँ, इक्वेशन नंबर 1। तो इसके पहले हमने क्या इक्वेशन देखी थी? इसके पहले हमने पिछली स्लाइड में इक्वेशन देखी थी कि V0 बराबर क्या होता है? यह हो जाएगा आपका अंडर रूट में GME अपॉन में R। ठीक है दोस्तों, इससे मैं देता हूँ समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 और 2 से मैं क्या कह सकता हूँ? समीकरण 1 और 2 से मैं यह कह सकता हूँ कि ये जो V0 जो है यह बराबर होगा किसके? GME के स्थान पर हमें क्या रख देना है? GRE का स्क्वायर, अर्थात ये अंडर रूट में GRE का स्क्वायर बटे R। ठीक है दोस्तों, अब ये RE क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। तो V0 बराबर, पृथ्वी की त्रिज्या बाहर आ गई, यहाँ आपका बचा गुरुत्वीय त्वरण G बटे R। दूसरा फार्मूला ये। अच्छा, इस फार्मूले को देखकर ही मैं ये कह सकता हूँ कि जो उपग्रह की जो कक्षीय चाल होती है ना, उपग्रह की जो कक्षीय चाल होती है V0, यह उपग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती। तो एग्जाम में क्वेश्चन यही आएगा कि जो उपग्रह की कक्षीय चाल जो है यह, इस पर द्रव्यमान का प्रभाव पड़ता है उपग्रह का अथवा नहीं। तो इसका जवाब क्या होगा? नहीं होगा। ठीक है, यह निकालने एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में नहीं आती। जो नीट वगैरह की एग्जाम दे रहे हैं उन्हें यह फॉर्मूले जो है कैसे डेराइव है इन्हें याद रखने की थोड़ी ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों। ठीक है, अगर नीट वालों की अलग से डिमांड आती है तो मैं फिजिक्स की क्लास जो डिटेल में लेकर भी आ सकता हूँ, उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक आप इसमें लिखिए पलायन वेग। ठीक है, क्या होता है पलायन वेग? तो पलायन वेग क्या होता है? वह न्यूनतम वेग जिससे किसी वस्तु को ऊपर की ओर यदि फेंका जाए, किधर? आसमान की ओर फेंका जाए, तो किसी पिंड को अगर फेंका जाए तो वह पिंड पृथ्वी पर लौटकर वापस नहीं आता है, पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर हो जाता है। ठीक है, वह न्यूनतम वेग क्या कहलाएगा? आपका पलायन वेग कहलाएगा। ठीक है, अब मान लेते हैं कि यदि पृथ्वी का द्रव्यमान क्या है? ME है। पृथ्वी का द्रव्यमान क्या है दोस्तों? ME है। पृथ्वी की त्रिज्या है आपकी RE, है ना, रेडियस अर्थ। RE का मतलब क्या होता है? रेडियस अर्थ। एम सॉरी ME का मतलब होता है, ME का मतलब होता है मास ऑफ अर्थ। तो पलायन वेग क्या होगा? ठीक है दोस्तों, तो पलायन वेग हम यहां से निकालते हैं। तो हमें पता है कि ये जो वेग होगा अर्थ का, है ना, ये किसके बराबर होगा? यह होगा अंडर रूट 2GME अपॉन RE।
अभी हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा हुआ था, ठीक है, जहां पर जी क्या है, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है। स्पष्ट है कि जो पलायन वेग जो होगा, यानी कि ये जो पलायन वेग है वीई, यह किस पर निर्भर नहीं करता, पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। जैसे कि इसके पहले वाली स्लाइड में हमने पढ़ा कि यदि उपग्रह को प्रक्षेपित हम किया जा रहा है तो उपग्रह कितना भारी है इस बात से क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसी प्रकार पिंड कितना भारी है उससे इस बात का उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि पृथ्वी का जो गुरुत्वीय त्वरण क्या हो, जी हो, यदि पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण क्या हो, त्वरण, पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण क्या हो, छोटा वाला जी हो। अच्छा, अभी इस बात को अतिरिक्त रूप से आप ध्यान रखिए कि जो छोटा जी है वो हमेशा गुरुत्वीय त्वरण के लिए ही प्रयोग किया जाएगा फिजिक्स में, ठीक है। यह जी बराबर होता है गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक ME अपॉन RE के स्क्वायर के, ठीक है। इससे हमने क्या निकाला था कि GME बराबर GRE का स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। और इससे हमारा जो पलायन वेग है, यानी कि ये फॉर्मूला, यह फार्मूला आगे किस तरह हो जाएगा, VE बराबर अंडर रूट में 2 GME की जगह मैं रख दूंगा यहाँ पर पे GRE का स्क्वायर बटे RE, ठीक है, यही आएगा। अब इस RE से एक RE कट जाएगा तो ये आपका पलायन वेग बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 2G के, ठीक है। और एक क्या बच गया आपका RE, ये आपका एक फार्मूला हो गया और एक आपका ये फार्मूला हो गया। तो पलायन वेग के संदर्भ में क्या करना है आपको, इन दो फार्मूले को आपको ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है दोस्तों। अब क्या होता है कि हम मान लेते हैं कि गुरुत्वीय त्वरण क्या है, जी, है ना। इसकी वैल्यू, यूनिवर्सल वैल्यू निकाली हुई है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसे आप नोट में लिख लीजिए। गुरुत्वीय त्वरण का मान जो होता है पृथ्वी की सतह पर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है। तब पृथ्वी की त्रिज्या दोस्तों क्या, RE, यह कितनी है, यह भी फिक्स है ना। पृथ्वी तल पर मान लेते हैं कि एवरेज क्या है, ये 6.37 इंटू 10⁶ मीटर है, ठीक है। ये पृथ्वी की त्रिज्या है, ये गुरुत्वीय त्वरण है। अब इन दोनों ही वैल्यू को हम क्या करेंगे कि इस फॉर्मूले में रख देंगे, तो हमारा जो पलायन वेग है उसकी वैल्यू निकल जाएगी, है ना। तो VE बराबर, मैं इसे यहाँ रख देता हूँ 2 गुना में 9.8 गुना में 6.37 इंटू 10⁶, ठीक है दोस्तों। इसे आप सॉल्व करेंगे तो अंत में आपको क्या प्राप्त होगा, VE बराबर 11.2 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, ये प्राप्त होगा। तो पलायन वेग की वैल्यू कितनी आई, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, सॉरी ये है किलोमीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो मैं यह कह सकता हूं कि यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के से अधिक वेग, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड या इससे अधिक वेग से ऊपर की ओर फेंका जाए तो वह पिंड पृथ्वी पर कभी लौटकर नहीं आएगा। और यही क्या कहलाता है, यही जो है पृथ्वी पर न्यूनतम पलायन वेग है, ठीक है दोस्तों। तो जितने भी उपग्रह जो प्रक्षेपित किए जाते हैं श्रीहरिकोटा से, है ना, या जो भी स्टेशन होगा या दुनिया में कहीं से भी किए जाते हो, तो उनका पलायन वेग जो होता है वह 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड से, उनका जो वेग होता है इससे अधिक होता है, ठीक है। हम देखते हैं अब कक्षीय चाल और पलायन वेग में संबंध। इसे आप डायरेक्टली रूप से लिखिएगा। अब पृथ्वी के समीप किसी उपग्रह की कक्षीय चाल V0 है। क्या बोलता है यह कहता है कि यदि पृथ्वी के समीप किसी उपग्रह की क्या है, कक्षीय चाल, उपग्रह की कक्षीय चाल बराबर क्या हो दोस्तों, V0 हो, तथा पृथ्वी के तल से फेंकी गई किसी वस्तु का पलायन वेग, दूसरी बात क्या, पलायन वेग VE हो, ये V0 है ना, इसे आप ऐसा लिख लीजिए V0 हो और ये VE हो। तो अब कक्षीय चाल और पलायन वेग में संबंध क्या होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसके डायरेक्ट आप लिखिएगा, जो पलायन वेग होगा, है ना, यह बराबर होगा √2 कक्षीय चाल के, ठीक है। इसे आप इसे याद ही करना होगा, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से हम क्या समझते हैं, इस फॉर्मूले से स्पष्ट है कि पृथ्वी के समीप चक्कर काटते किसी उपग्रह की कक्षीय चाल किसी कारणवश बढ़कर यदि
अंडर रूट 2 गुनी हो जाए, अर्थात इस v0 की वैल्यू है ना, v0 की वैल्यू क्या, कक्षीय चाल। अब हमारे पास क्या है, ये पृथ्वी है, ये अर्थ है, इसके बाहर क्या है, कोई पिंड चक्कर लगा रहा है, उपग्रह है ना, किसी एक निश्चित चाल से लगा रहा होगा, बराबर है, उसे ही हम क्या कहेंगे, कक्षीय चाल कहेंगे। इसकी जो चाल है इसके ही हम क्या कहेंगे, कक्षीय चाल हम इसे कहेंगे। अब किसी कारण से इसे धक्का लगने हो से हो या किसी और चीज के आकर्षण में आने से यदि इसकी कक्षीय चाल क्या हो जाती है, अंडर रूट 2 गुना बढ़ जाती है, अंडर रूट 2 गुना बढ़ जाती है, तो यह किसके बराबर हो जाएगा, यह हो जाएगा वी के बराबर, अर्थात पलायन वेग के बराबर हो जाएगा। और पलायन वेग के बराबर हो जाने के कारण अब यह जो पिंड है जो कि यहाँ पर अभी तक घूम रहा था, वह क्या हो जाएगा, पलायन वेग प्राप्त कर लेने के कारण पृथ्वी के गुरुत्व से बाहर की ओर चला जाएगा। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर चला जाएगा तथा पुनः लौटकर नहीं आएगा। अर्थात अर्थात मैं यह कह सकता हूं कि कक्षीय चाल अंडर रूट 2 गुना यदि बढ़ा दी जाए तो उपग्रह जो है अपनी कक्षा छोड़कर दूर चला जाएगा, सरल शब्दों में। ठीक है दोस्तों, आगे हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। यह है सरल आवर्त गति। सरल आवर्त गति क्या होती है कि जब कोई कण अपनी मध्य स्थिति के दोनों ओर सरल रेखा में दोलन गति करती है तो उसे हम सरल आवर्त गति कहते हैं, है ना। कि एक कोई पिंड है, ठीक है, इसे छत से मैं लटका देता हूँ, एक पेंडुलम ही मान लेता हूँ, ये कोई पिंड है, एक सरल रेखा में, मतलब कि इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में इसी मध्य स्थिति के दोनों ओर यदि यह गति करता है तो इसे ही हम क्या कहेंगे, सरल आवर्त गति कहेंगे। ठीक है, अब क्या कहते हैं, सरल लोलक हम देखते हैं। सरल लोलक क्या होता है, सरल लोलक को समझने की इसे जरूरत नहीं क्योंकि इसकी डेफिनेशन पूछी नहीं जाती, फिर मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा लोलक जो है इसे हम क्या कहते हैं, इसे ही हम क्या कहते हैं, लोलक कहते हैं, इसे ही हम कहते हैं लोलक। अब सरल लोलक की परिभाषा क्या होती है कि ये जो इसकी जो लेंथ है, ये वाली लेंथ है ना, यह बढ़नी नहीं चाहिए इसके मूवमेंट के दौरान, जब यह दोलन कर रहा हो तो इसकी लेंथ में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात, ये जो पिंड है ये वाला है ना, ये पिंड होना चाहिए भारी। ठीक है, इसकी जो रस्सी है यानी कि ये रस्सी, इसमें ऐंठन नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार का जो लोलक है वही सरल लोलक कहलाता है। ठीक है दोस्तों, सरल लोलक के आवर्त काल से संबंधित एक सूत्र हम देखते हैं कि सरल लोलक का जो आवर्त काल होता है वो इस सूत्र के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जैसे टी जो है इसका आवर्त काल है, टी बराबर होता है दोस्तों 2 पाई रूट में एल बाय जी। ठीक है, इसे आपको याद करना है। ठीक है, जहाँ पे ये एल क्या है, जहाँ पे ये एल जो है यह लोलक की लंबाई है, यह जी जो है यह गुरुत्वीय त्वरण है, टी जो है यह आवर्त काल है। ठीक है, तो मैं ये इस फॉर्मूले से मैं क्या निष्कर्ष निकालता हूँ, इस फॉर्मूले को देखकर मैं ये कह सकता हूँ कि जो लोलक का जो आवर्तकाल होता है यानी कि ये जो टी होता है यह गोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, अर्थात यहाँ पर जो भी चीज लटकी हो, जो भी भार हो, पिंड हो, व्यक्ति हो, इसके वेट पर, इसके किस पर, इसके वेट पर निर्भर नहीं करता है, इसके वेट पर निर्भर नहीं करता है। लोलक का आवर्तकाल जो टी होता है इसकी प्रभावी लंबाई के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात कि टी जो होगा यह अनुक्रमानुपाती होगा किसके, एल के होगा। ठीक है, रूट एल के होगा, तथा टी जो है यह व्युत्क्रमानुपाती होगा 1/g गुरुत्वीय त्वरण के। ये दूसरा निष्कर्ष मैं इससे निकाल सकता हूँ। पहला निष्कर्ष मैंने क्या निकाला कि वेट पर डिपेंड नहीं करता है, दूसरा निष्कर्ष मैंने निकाला कि टी के अनुक्रमानुपाती तथा जी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है दोस्तों, अर्थात लंबाई बढ़ने और घटने से आवर्तकाल पर फर्क पड़ेगा, तो गुरुत्वीय त्वरण के घटने और बढ़ने से भी आवर्तकाल पर फर्क पड़ता है। ठीक है, अच्छा एक एक आता है इसमें सेकंड लोलक, है ना, सेकंड लोलक या सेकंड पेंडुलम जिसे हम कहते हैं, सेकंड पेंडुलम, है ना। यह क्या होता है कि ऐसा सरल लोलक जिनका आवर्तकाल, जिसका आवर्तकाल क्या होता है, जिसका टी क्या होता है 2 सेकंड के बराबर होता है, उसे हम क्या कहते हैं, पेंडुलम का सेकंड पेंडुलम कहते हैं, द्वितीय लोलक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब एक एक पॉइंट आप नोट के रूप में लिखिए, एक पॉइंट आप नोट के रूप में लिखिए। अच्छा, यह पॉइंट क्या कहता है कि यदि किसी लोलक की लंबाई अनंत कर दी जाए, अर्थात ये लोलक जो है किसी जिस जगह से भी लटका हुआ हो, इसकी जो लेंथ है जहां पर पिंड लटका रहेगा, इसकी जो इस लेंथ है ये क्या कर दी जाए, इन्फिनिट कर दी जाए, इन्फिनिट कर दी जाए, तब क्या होगा, सॉरी एक मिनट सर,
यदि इस सरल लोलक की ये जो लेंथ है यह इन्फिनिट कर दी जाए तो उस कंडीशन में आवर्त काल भी क्या इन्फिनिट हो जाएगा? नहीं। उस कंडीशन में इसका जो आवर्त काल होता है वह मैक्सिमम, इस कंडीशन में क्या मैक्सिमम इसका आवर्त काल होता है 84.6 मिनट। ठीक है, इसे आपको नोट के रूप में लिखना है। ये क्या है? मैक्सिमम आवर्त काल है 84.6 मिनट। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम चलते हैं प्रश्नों की ओर। तो जितनी बातें मैंने अभी आपको सिखाई है, ठीक है, अगर उस बातों को आप थोड़ा गौर देकर पढ़ लेते हैं सिर्फ, है ना, या मेरे इस वीडियो को आप 1 या 2 बार सुन लेते हैं, तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा वो आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन जो है किसी न किसी एग्जाम्स में आए हुए हैं, जैसे कि IAS प्री में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है? ठीक है, तो एक राइटर है जिन्होंने क्या किया, ब्रह्म सिद्धांत की रचना की है। किसकी रचना की है? ब्रह्म सिद्धांत। यह एक क्या है? बुक है। तो ब्रह्म सिद्धांत के रचनाकार जिनका नाम क्या है? ब्रह्मगुप्त। इन्होंने पहले ही यह बता दिया था, क्या बता दिया था, कि सभी वस्तुएं जो होती है पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है, अर्थात पृथ्वी अपनी ओर से एक बल लगाता है। यह बात ब्रह्म सिद्धांत में ब्रह्मगुप्त के द्वारा पहले ही बता दी गई थी, न्यूटन से पहले। ठीक है, आई होप कि आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया है? सर आइजैक न्यूटन ने दिया है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 3। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? किसने किया? मैं आपको बता चुका हूँ, न्यूटन ने किया है। और न्यूटन के नियम के अनुसार क्या होता है, किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला बल, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, उन पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल और बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, क्या अनुपात के बराबर होता है। जहाँ पे क्या है, जी क्या है? गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है। m1 पिंड 1 और m2 पिंड 2 का भार है, और r जो है ये दोनों पिंडों के बीच की दूरी है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते, कारण क्या है? तो अंतरिक्ष में क्या होता है कि गुरुत्व जो होता है कम होता है, जिसके चलते अंतरिक्ष यात्री सीधे खड़े नहीं रह पाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो अंतरिक्ष यात्री, जो एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष में जाते हैं, उन्हें अस्थियों में, मतलब कि हड्डियों में, है ना, उनकी जो हड्डियां है ना वह कमजोर हो जाती है। किसके कारण? गुरुत्वाकर्षण की कमी के कारण हड्डियों का क्या हो जाता है, एक्चुअल में घनत्व जो होता है वह कम हो जाता है धीरे धीरे। अगर वो अधिक टाइम तक अंतरिक्ष में रहेंगे तो उनकी हड्डियों का घनत्व क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, तो अपने आप पे टूटने लगती है। इसलिए अंतरिक्ष यात्री जो है ज़्यादा लंबे समय तक के लिए या बार बार जो है अंतरिक्ष में नहीं भेजे जाते, उन्हें बदल बदल कर ही भेजा जाता है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? गुरुत्व नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। रेड कलर ले लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा अच्छा दिखता है ना। अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेब छोड़ा जाता है, तो वह कहाँ, मतलब उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वह पृथ्वी की ओर गिरेगा, कम गति से गतिमान होगा, अंतरिक्ष यान के साथ उसी गति से गतिमान होगा, या अंतरिक्ष यान से अधिक गति से गतिमान होगा। ठीक है, अंतरिक्ष यान कहाँ पर उड़ते हैं दोस्तों? आपको पता हो, अंतरिक्ष यान उड़ते हैं अंतरिक्ष में, जो कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के बाहर ही होता है। ठीक है, अगर मैं किसी एक सेब को दरवाजे से बाहर, अंतरिक्ष यान के दरवाजे से बाहर छोड़ दूं, तो वह क्या करेगा? पृथ्वी की ओर आएगा क्या? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण तो है ही नहीं, तो पृथ्वी की ओर नहीं आएगा। कम गति से गतिमान होगा, अब चूंकि वहां पर हवा भी नहीं है, घर्षण भी नहीं है, तो उसकी गति क्या होगी? कम नहीं होगी। उसकी गतिज ऊर्जा जो है अंतरिक्ष यानी गतिज ऊर्जा के बराबर ही होगी। अब अंतरिक्ष यान के साथ उसकी गति से ही गतिमान होगा, ये ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही है। उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चन है। पीसा की झुकी हुई मीनार गिर क्यों नहीं जाती? मतलब पीसा में एक मीनार है जो कैसी है? झुकी हुई है। मैं एक मीनार आपके लिए यहाँ पर बना देता हूँ एग्जाम्पल के लिए। पीसा की जो कोई मीनार है वो सीधी खड़ी ना होकर झुकी हुई है। ठीक है, इस तरह से ले लो, या एक मीनार में ज़्यादा बड़ी यहाँ बना देता हूँ, इस तरह से ले लेते हैं ना। ये है आपका अर्थ, और ये है आपकी पीसा की झुकी हुई मीनार। ठीक है दोस्तों, क्या बोल रहा है कि पीसा की झुकी हुई मीनार जो है झुकी हुई तो है, लेकिन गिरती क्यों नहीं है?
कारण वह शीर्ष भाग में पतली है, ठीक है, शीर्ष भाग में पतली है। वह बड़े तल क्षेत्रफल को आच्छादित करती है कि उसका जो तल का जो क्षेत्रफल है यह बहुत बड़ा है। इसका गुरुत्वाकर्षण केंद्र निम्नतम स्थिति में रहता है, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण केंद्र जो कहाँ रहता है, उसका इस क्षेत्र के अंतर्गत रहता है, यह कहता है। अब गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन तल के अंदर रहती है, अर्थात इसका जो एक ऊर्ध्वाधर लाइन, इसका जो गुरुत्व केंद्र होगा, ठीक है, जैसे हम भी अगर खड़े रहते हैं, कोई व्यक्ति खड़ी है, कोई वस्तु खड़ा, तो उसका कोई ना कोई गुरुत्व केंद्र होता है। जैसे मैं कहूँ कि एक पिंड है पृथ्वी पर रखा हुआ, तो इसका कोई ना कोई गुरुत्व केंद्र होगा जहां पर इसका संपूर्ण भार क्या होगा, केंद्रित हो जाएगा, ठीक है। अर्थात अच्छा, आपने अगर बचपन में साइकिल चलाना सीखी हो, है ना, क्या हो, साइकिल आपने चलाना सीख रहे हो, तो पहले छोटी साइकिलें आती नहीं थी, इसमें सपोर्ट लगा हुआ होता है, तो आप क्या होता था कि साइकिल को बैलेंस नहीं कर पाते थे, स्टार्टिंग में वह गिर जाती थी। कारण ये था कि जो साइकिल को बैलेंस करने के लिए जो गुरुत्व केंद्र, जो साइकिल का जो गुरुत्वीय केंद्र होगा, ठीक है, गुरुत्वीय केंद्र जो होगा उससे जाने वाली रेखा कहाँ होना चाहिए, उस साइकिल के ही किसी पार्ट से होकर जानी चाहिए, ये कहना वो चाहता है, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा डी, अर्थात कि गुरुत्व के केंद्र से होकर जाने वाली जो है ऊर्ध्वाधर लाइन है तल के अंदर रहती है, अर्थात इस मीनार का, किसका, इस मीनार का जो गुरुत्वीय केंद्र है वो इस एरिया के अंतर्गत कहीं, इस एरिया में कहीं पर होगा। इसका जो गुरुत्वीय केंद्र कहाँ पर होगा, ये जो मैंने काली लाइन ड्रॉ की है यहाँ पर कहीं पर होगा, तथा उससे जो जाने वाली रेखा है इसे तल से होकर जाएगी, ठीक है, इसके इस तल से होकर जाएगी। इसका तल कहाँ पर है, इसका तल जो है ये यहाँ पर है, तो इसके जो गुरुत्वीय रेखा जो है इसके तल से कहीं से होकर जाएगी, तभी यह मीनार खड़ी है। तथा कुछ वैज्ञानिक है, उन्होंने यह बताया है कि यह जो रेखा है खिसक रही है, तथा कुछ टाइम बाद यह जो रेखा है मूव कर जाएगी इस एरिया के बाहर, कब तक, 2050 तक, तब यह मीनार क्या हो जाएगी, ढह जाएगी, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर दोगुनी होती, ठीक है, पृथ्वी और सूर्य की क्या है, एक निश्चित दूरी है ना, यदि हम इस दूरी को क्या कर दें, डबल कर दें, तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वह होगा, क्या होगा, अब जितना है उसका 2 गुना हो जाएगा, अब जितना है उसका 4 गुना हो जाएगा, अब जितना है उसका चौथा भाग रह जाएगा, अब जितना है उसका आधा रह जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मूले से हम देखते हैं, न्यूटन का फॉर्मूला है, ठीक है, मान लेता हूँ कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, F1 इस पर लग रहा है, किस पर लग रहा है, F1, अभी वर्तमान स्थिति पर, जब सन यहाँ पर है और अर्थ क्या है, यहाँ पर है, ठीक है। दूसरी कंडीशन में क्या हो जाएगा, सन यहीं पर रहेगा और अर्थ जो हो जाएगा इसकी दूरी बढ़कर डबल हो जाएगी, ठीक है। तब फोर्स में क्या अंतर आएगा ये पूछ रहा है, तो कंडीशन हम 1 के लिए देख रहे हैं, ये कंडीशन 1 है, ये कंडीशन आपकी 2 है। कंडीशन 1 के लिए F1 बराबर क्या हो जाएगा, जी बराबर, ये मास हो गया आपके सन का, ये मास हो गया अर्थ का, और ये इनकी बीच की दूरी r का स्क्वायर, ठीक है, कंडीशन 1 के लिए। कंडीशन 2 के लिए F2 बराबर क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक तो स्थिर ही रहेगा, है ना, एक हो जाएगा आपका मास ऑफ सन, ये भी सेम टू रहेगा, और मास ऑफ अर्थ ये भी बराबर रहेगा। अब इनके बीच की दूरी क्या हो रही है, डबल हो रही है, अर्थात 2r हो रही है ना, तो ये हो जाएगा 2r का स्क्वायर, अर्थात मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, इसके स्थान पर मैं लिख सकता हूँ 2 दूआ 4r का स्क्वायर, है ना, ठीक है दोस्तों। अब यह क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या पूछना चाहता है कि तो सूर्य के द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण जो बल पड़ता है वह क्या हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा कि मैं इस F1 को F2 से डिवाइड कर देता हूँ, है ना, समीकरण 1 को समीकरण 2 से, तो क्या आएगा दोस्तों, यहीं पर मैं डिवाइड कर देता हूँ इसे, इस जी से ये जी कट जाएगा, इस द्रव्यमान से ये द्रव्यमान कट जाएगा, इस द्रव्यमान से ये द्रव्यमान कट जाएगा, ठीक है, ये नीचे r स्क्वायर हो जाएगा, ये r स्क्वायर नीचे हो जाएगा, ये r स्क्वायर आपका, ये इस r स्क्वायर से r स्क्वायर कट जाएगा, अच्छा ये तो r स्क्वायर से r स्क्वायर डायरेक्टली ही कट जाएगा, अब क्या बचेगा 1/4, अर्थात F1 बराबर क्या हो जाएगा 1/4 F2। तो क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण बल जितना है पहले था उसका क्या हो जाएगा 4 गुना कम हो जाएगा, अर्थात चौथा भाग रह जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब है, ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या होता है, उसका भार क्या होता है, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या होता है, अपरिवर्तित रहता है। ये तो डायरेक्टली क्वेश्चन है, इसमें समझने जैसा
कुछ नहीं है। ठीक है, ये अपरिवर्तित रहेगा। कब अपरिवर्तित रहेगा? जब क्या हो, आपका विंड जो है, हवा जो है वो क्या हो, विंड जो है यह अनुपस्थित हो, है ना। यदि विंड के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है क्वेश्चन में, तो हम यह मानकर चलेंगे कि हवा वहां पर है ही नहीं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लकड़ी, लोहे और मोम के समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है, तो कौन सा टुकड़ा जो है सर्वप्रथम पृथ्वी पर पहुंचेगा? ठीक है, हवा के बारे में कुछ नहीं लिखा है, मतलब क्या है, हवा को हम नगण्य मानते हैं, हवा के प्रतिरोध को हम नगण्य मानते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये सभी वस्तुएं जो है पृथ्वी पर एक साथ पहुंचेगी। कारण क्या है? कारण ये है कि जो गुरुत्वीय त्वरण जो होता है, यह द्रव्यमान पर, इस वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, यह हम पहले ही समझ चुके हैं। अगर आप डायरेक्टली यहाँ से वीडियो देख रहे हैं, तो मैंने जो आपको इससे पहले पढ़ाई हुई है थ्योरी जो है, आप उस जाकर को थ्योरी की जो शॉर्ट नोट्स हैं वो आप पढ़ ले, एक दो बार सुन ले, तो आपको ये सारी चीज़ें आपको याद हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। तो उसके बाद जब आप इसे क्वेश्चन को लगाएंगे तो आपको चीज़ें याद आएगी तथा आप आसानी से इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। कारण क्या है कि गुरुत्वीय त्वरण जो है वह द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, अर्थात वस्तु चाहे लकड़ी की हो, लोहे की हो, मोम की हो, ओस्मियम की हो, या जो भी हो, है ना, किसी भी चीज़ की बनी हो, तो वह एक साथ ही पृथ्वी पर आकर गिरेगी। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हवा में, अब यहाँ क्या लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़िए, हवा में, ठीक है, लोहे और लकड़ी के समान भारी गेंद को समान ऊंचाई से गिराया जाता है। तो इस कंडीशन में मैंने आपको क्या बताया था कि जो भारी चीज है वह पृथ्वी पर पहले गिरेगी, हल्की चीज बाद में गिरेगी। पृथ्वी पर दोनों एक साथ गिरेगी, गलत। एक पहले गिरेगी, एक बाद में गिरेगी, गलत। कुछ अंतराल में गिरेगी, गलत। तो लकड़ी की गेंद जो है यह बाद में गिरेगी, या हम ये कह दें कि लोहे की गेंद पहले गिरेगी। तो दोनों ही क्या होंगे उस कंडीशन में, सही होंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि दो गेंद है, क्या है हमारे पास, दो गेंद है, एक है ए और एक है बी। ठीक है, ए क्या है, 10 किलोग्राम की है, और बी क्या जो है वह 1 किलोग्राम की है। अब उन्हें क्या होता है कि 20 मीटर, 20 मीटर हाइट कितनी दी है दोस्तों, 20 मीटर की ऊंचाई से एक साथ गिराया जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है, यह पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, मैंने बता दिया कि ए का जो वेट है 10 किलोग्राम है, बी का जो वेट है वह 1 किलोग्राम है, हाइट जो है वह 20 मीटर्स है। ठीक है, तो किसी भी चीज को जब गिराया जाता है तो उसका प्रारंभिक वेग क्या होता है, हमेशा ही 0 होता है। तो यू बराबर क्या है, यह 0 है। ठीक है, अब अपने गति का समीकरण हमने पिछली क्लास में पढ़ा हुआ था, वो क्या था कि v का स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, है ना। तो वहां पे a त्वरण था, यहाँ पे गुरुत्व है, तो गुरुत्वीय त्वरण है। ठीक है, ए एस क्या था, विस्थापन, गिर रही है मतलब हाइट ही उसका क्या हो जाएगा, विस्थापन बन जाएगा। तो इस फॉर्मूले से हम देखते हैं, इस फॉर्मूले देखेंगे तो वी स्क्वायर बराबर यू की वैल्यू 0 है, तो क्या हो जाएगा ये दोस्तों 2GH। एच की वैल्यू कितनी है, 20 है ना, एच की वैल्यू क्या है 20। अच्छा, इसी फॉर्मूले से अगर हम देखें तो ये क्या हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पर द्रव्यमान का कहीं पर कोई रोल नहीं है, है ना, अर्थात मास का कोई रोल है ही नहीं, मास पे डिपेंड करता ही नहीं है। तो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली मैं ये कह सकता हूँ कि भूमि पर दोनों जो चीजें हैं वह एक साथ पहुंचेगी, मास का कोई रोल है ही नहीं इसमें। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कथन है कि चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 रहता है। ठीक है, उसका कारण क्या है कि चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है। ठीक है दोस्तों, नहीं है। तो मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूँ, उसे आप ध्यान से समझिए, आप इसका ऑप्शन जो है ऑटोमेटिकली सही कर लेंगे। तो चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का क्या है, एक उपग्रह है। ठीक है, चंद्रमा के गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण के, सॉरी, पृथ्वी पे गुरुत्वीय त्वरण के मान के 1/6 के बराबर होता है। ठीक है, अर्थात मैं ये कह सकता हूँ कि चंद्रमा पर जो गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है ना, वह पृथ्वी की तुलना में 6 गुना कम है। ठीक है, तो पहला कथन जो है ये आपका सही हो जाएगा, चंद्रमा पर मानव का वजन जो पृथ्वी की तुलना में 1/6 रह जाएगा, क्योंकि गुरुत्व का जो मान है वह 6 गुना कम है, तो वजन भी आपका 6 गुना कम हो जाएगा। दूसरी बात, चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है, तो गुरुत्वाकर्षण नहीं है ऐसा तो है ही नहीं, गुरुत्वाकर्षण तो है। ठीक है, तो क्या होगा, इसका कथन और कारण दोनों ही सही है, तथा कथन तथा कारण कथन को सही स्पष्ट करता है, ये आपका गलत हो जाएगा, है ना।
कथन और कारण दोनों सही हैं, दोनों सही हैं, परंतु कारण कथन को सही स्पष्ट नहीं करता है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, कथन सही है परंतु कारण गलत है, ये आपका सही हो जाएगा। कथन तो आपका सही है लेकिन कारण जो है इसका गलत है, क्योंकि चंद्रमा पर क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी पिंड का भार, किस बारे में बात कर रहा है, भार के बारे में बात कर रहा है ना। भार मतलब वेट, वेट बराबर क्या होता है दोस्तों, आपका द्रव्यमान गुणित त्वरण। ठीक है, या वेट बराबर त्वरण क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो जी है गुरुत्वीय त्वरण, तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। किसी पिंड का भार पृथ्वी तल पर सब जगह समान होता है, नहीं होता है। ठीक है, ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, अभी देखेंगे। विषुवत रेखा पर अधिक होता है, अभी देखेंगे। मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो दो क्वेश्चन तो मैंने हटा दिए है ना। अब इनको मैं चेक करूंगा अपने इस फॉर्मूले से। ठीक है दोस्तों, अब क्या होता है कि मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी जो है गोल नहीं है, किनारों पर कैसी है, वह चपटी है। ठीक है दोस्तों, अब कोई पिंड इस विषुवत रेखा पर रखी हुई है और कोई पिंड कहाँ पर रखी हुई है, आपके ध्रुव पर रखी हुई है। तो ये जो आर की वैल्यू है इनमें अंतर आ जाता है, अर्थात पृथ्वी की त्रिज्या में क्या हो जाता है, अंतर आ जाता है। ठीक है, अब क्या होता है कि न्यूटन के नियम के अनुसार जो है ना, न्यूटन के नियम के अनुसार क्या होता है कि दूरी के त्रिज्या जो आती है वो नीचे आती है अपान में, इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जहां पर ज्यादा होगी, जहां पर ज्यादा होगी वहां पर क्या होगा, गुरुत्वीय त्वरण का मान कम हो जाएगा, अर्थात वेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया था जी का मान यहाँ पर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और यहाँ पर जी का मान क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। अर्थात मैं कह सकता हूँ कि ध्रुवों पर जो है किसी पिंड का भार जो होगा वह सर्वाधिक होगा। ठीक है दोस्तों, कारण आपको समझ में आ गया होगा। उसी प्रकार क्वेश्चन पूछा है कि मानव शरीर का भार कहाँ पर अधिक होगा, तो ध्रुवों पर ही अधिक होगा, है ना। तो किसी भी पिंड का भार हो, अगर भार पूछा जा रहा है तो वह ध्रुवों पर अधिक होगा, विषुवत रेखा पर कम होगा। कारण क्या है उसका, कि विषुवत रेखा पर आपकी पृथ्वी की त्रिज्या जो होती है वह ज्यादा बड़ी होती है ध्रुव की तुलना में, या ध्रुव से अधिक होती है। ठीक है, तो भार में क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन यह नहीं आता है, क्वेश्चन पूछता है द्रव्यमान। आप क्योंकि आपने तो ये सब पढ़ा हुआ होता है, द्रव्यमान के बारे में आप भूल जाते हैं। आपको लगता है कि आपको पता है कि भाई ध्रुवों पर अधिक होता है, तो आप सीधे ही ऑप्शन देखकर मार देते हैं। परंतु ध्यान से क्वेश्चन को पढ़े, और क्वेश्चन में यदि द्रव्यमान के बारे में पूछा जाए, द्रव्यमान दोस्तों कहीं पर भी चले जाओ यूनिवर्स में, हमेशा क्या हो जाएगा, द्रव्यमान जो रहेगा वह नियत रहेगा, अर्थात समान रहेगा। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पिंड का अधिकतम भार निम्नलिखित में से किसमें होता है। ठीक है, पिंड का भार अधिकतम किसमें होगा, तो पिंड का भार अधिकतम उसमें होगा जिसमें जी का मान कितना हो, अधिकतम हो, अधिकतम हो। और जी का मान अधिकतम कब होगा, जब घर्षण का जो मान है किसी पिंड से का जो वातावरण से घर्षण का मान जो वो न्यूनतम हो। घर्षण का मान कैसा हो, न्यूनतम हो। तो जो सबसे हल्की चीज होगी उसमें घर्षण का मान क्या होगा दोस्तों, न्यूनतम होगा। तो इस क्वेश्चन नंबर 15 के लिए जो हो जाएगा, हाइड्रोजन जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गुरुत्व के अधीन विरामावस्था से मुक्त रूप से गिरने वाले किसी कण के मामले में समय टी में विस्थापन डी का विवरण किसमें सही है। ठीक है, तो एक हमें यहाँ पर दो एक्सिस दी हुई है, एक समय हमें क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, तथा एक तरफ हमें डिस्प्लेसमेंट ये दिया हुआ है। अब इसके बीच में जो है ग्राफ कैसा बनता है वो आपको बताना है, कि ग्राफ ऐसा बनेगा ए की तरह से, बी की तरह से, सी की तरह से, या डी की तरह से। किसके लिए, गुरुत्व के अधीन विरामावस्था से मुक्त रूप से गिरने वाले किसी कण के लिए। ठीक है दोस्तों, अच्छा, तो विरामावस्था शून्य से गुरुत्व बल के साथ स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए पिंड के लिए क्या होता है, एस बराबर। अच्छा, जब कोई पिंड क्या होता है, किसी स्थिर अवस्था से गिरता है, स्थिर अवस्था से गिरता है तो u बराबर क्या हो जाता है दोस्तों, आपका जीरो, यानी कि आरंभिक वेग आपका जीरो हो जाता है। तथा न्यूटन के नियम से s बराबर 80 प्लस 80 नहीं होता, ut होता है। ठीक है, s बराबर ut प्लस 1/2 80 स्क्वायर, ऐसे कुछ फॉर्मूला होता है दोस्तों, आप इसे देख लीजिएगा, है ना। तो u यहाँ पर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो s बराबर आपका आएगा 1/2, त्वरण a की जगह मैं g लिख दूंगा, और ये हो जाएगा t का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अंतिम रूप से मुझे यह समीकरण प्राप्त होगा। ठीक है, और यह समीकरण जो है मैथ्स अगर आपने पढ़ी हो तो पैराबोला का समीकरण है, अर्थात ये जो पैराबोलिक वाला जो शेप वाला है ये आपका सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, है ना।
देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक चिकना आनत तल है, ये जो तल है ये वाला जो मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ ये चिकना है एकदम, यानी घर्षण रहित है। थीटा कोण बनाता है किसके साथ में, क्षैतिज के साथ में, यानी कि इसके साथ में। ठीक है, दी गई आकृति में दिखाया गया है पिंड विरामा अवस्था से प्रारंभ कर आनत आनत पृष्ठ पर नीचे की ओर खिसकता है। अब कोई एक पिंड है यहाँ पर, वह क्या हो रहा है, नीचे की तरफ खिसक रहा है। ठीक है, ये लेंथ दी हुई है इसकी एल। ठीक है दोस्तों, तो उसको लगने वाला समय जो है टी, वो आपसे पूछ रहा है कि टी बराबर जो है वह क्या हो जाएगा। ठीक है, तो हमने अभी समीकरण देखा था कि एस बराबर, क्या देखा था हमने समीकरण, एस बराबर यू टी प्लस 1/2 जी टी का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो आरंभिक वेग तो क्या हो जाता है आपका 0, तो बचता क्या है, एस बराबर 1/2 जी टी का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, चूंकि ये थीटा कोण पर आनत है, ठीक है, थीटा कोण पर आनत है, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, एस बराबर 1/2 जी टी का स्क्वायर साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, क्योंकि मुझे यहाँ पर लंब किससे लेना देना है, क्योंकि क्षैतिज से तो आनत है, तो मुझे लंब और इसके कर्ण से मुझे लेना देना है ना। तो आप इसे इस तरह से भी समझ सकते हैं, ये आमने सामने की भुजाओं से, इसे आप इसे याद रख लीजिएगा, है ना। साइन थीटा, तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा, साइन थीटा का इसमें गुणा हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ क्या पूछा, यहाँ पर ऑप्शन में क्या क्या दिया, ऑप्शन में मुझे फॉर्मूले ही बताने हैं। ओके, ठीक है, तो इस इक्वेशन को मैं क्या करूँगा, सॉल्व कर दूंगा। कैसे सॉल्व करूँगा, इससे मैं क्या लिख सकता हूँ, इससे मैं लिख सकता हूँ, अच्छा डिस्प्लेसमेंट जो है एस है, डिस्प्लेसमेंट की दूरी क्या है, यहाँ पर एल दी हुई है, तो एस को मैं किससे रिप्लेस कर दूंगा, एल से रिप्लेस कर दूंगा, है ना। तो इसमें मेजर वाला बड़ा वाला एल लेता हूँ, है ना, एल, तो ये हो जाएगा दोस्तों 2L बराबर जी टी का स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है दोस्तों, अब मैं क्या करूँ, इसका टी स्क्वायर मैं इसमें एक साइड ले आता हूँ, है ना, तो इससे मैं ले देता हूँ दोस्तों टी स्क्वायर बराबर 2L के अपॉन में जी साइन थीटा। ठीक है दोस्तों, तथा अब क्या हो जाएगा यहाँ पर साइन थीटा बराबर, अच्छा इस अगर त्रिभुज की मैं बात करूँ तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, लक होता है ना, लंब बटे कर्ण, लंब क्या है एच अपॉन कर्ण क्या है एल। तो यहाँ से एल की वैल्यू मैं निकालूंगा तो दोस्तों क्या आएगी, एच बाय साइन थीटा। तो यहाँ पर एल की वैल्यू मैं रख देता हूँ, टी स्क्वायर बराबर 2H बाय जी साइन थीटा का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब टी बराबर क्या आ जाएगा, टी बराबर आ, अच्छा मुझे टी की वैल्यू निकालनी थी, तो टी बराबर क्या आ जाएगा मेरा यहाँ पर, रूट के अंदर में 2H अपॉन में जी साइन थीटा। ठीक है दोस्तों, साइन स्क्वायर थीटा, तो टी बराबर आ गया 1 साइन थीटा, बाहर निकल गया, कोष्टक में बचा 2H अपॉन में जी। ठीक है, ये मेरा यहाँ पर बच गया है, किसी ऑप्शन में दिख रहा है 2H अपॉन में जी, ऑप्शन नंबर, अच्छा इससे 1 साइन थीटा रूट के अंदर 2H अपॉन में जी। ठीक है दोस्तों, ये जो है ऑप्शन नंबर सी, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसे निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर प्रति सेकंड के समान त्वरण, जो कि पृथ्वी का त्वरण है, समान त्वरण से गिराई जाती है। 3 सेकंड के बाद उसका वेग क्या होगा। अब त्वरण जो है क्या होता है कि प्रति सेकंड चेंज हो रहा है, 3 सेकंड बाद पूछ रहा है, अर्थात मैं 3 का सीधे सीधे जो है इसमें गुणा कर दूंगा, 9.8 मीटर प्रति सेकंड, जो भी आएगा दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्या आएगा इसका 29.4, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या जो है 1% से कम हो जाए, क्या कह रहा है कि पृथ्वी का द्रव्यमान जो है ज्यों का त्यों रहे और त्रिज्या क्या हो जाए, 1% से कम हो जाए, तब पृथ्वी के तल पर जी का मान क्या होगा। ठीक है, त्रिज्या कम होगी तो जी का मान क्या होगा दोस्तों, ऑब्वियस सी बात है, पहली बात ऑब्वियस सी बात है क्या है, बढ़ेगा। ठीक है, बढ़ने के लिए हमारे यहाँ पर 2 ऑप्शन है, बढ़ जाएगा। ठीक है, अब कितना बढ़ जाएगा, अब 1% कम हो रही है तो सीधे सीधे क्या होता है 2% से बढ़ जाता है, इससे डबल वैल्यू के बराबर यह बढ़ जाता है। बस आपको इतना याद रखना है और कुछ नहीं। अगर यहाँ पर 2% की बात मैं करूँ तो ये क्या हो जाएगा 4% बढ़ जाएगा। यदि मैं 3% कम करने की बात करूँ तो ये 3 दूनी 6% बढ़ जाएगा। मतलब 2 का गुणा आपको कर देना है कि दुगुना हो जाएगा उससे, बस जितने परसेंट कम होगी उसका दुगुना परसेंटेज में वह बढ़ जाएगा।
ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विनाशकारी भूकंप के गुरुत्व के कारण त्वरण होगा। क्या बोल रहा है कि विनाशकारी भूकंप के गुरुत्व के कारण त्वरण क्या हो जाएगा। ठीक है, तो गुरुत्वीय त्वरण का मान कैसा होगा यह हमें पूछ रहा है। तो जब विनाशकारी भूकंप आएगा तो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, बढ़ जाएगा। किससे बढ़ जाएगा, गुरुत्वीय त्वरण से। और गुरुत्वीय त्वरण कितना होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। सारे मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, नहीं कोई सा नहीं, सेंटीमीटर है। ठीक है, 9.8 इसमें आएगा आपका। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वस्तु का पृथ्वी पर द्रव्यमान जो है वह 100 किलोग्राम है। क्या वो देख रहा है दोस्तों, ध्यान से पढ़िए, द्रव्यमान कह रहा है, भार नहीं कह रहा है, 100 किलोग्राम है। अब गुरुत्व जनित त्वरण जी के कारण चंद्रमा पर गुरुत्व जनित त्वरण जो है वह 1/6 है। ठीक है, तो चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा। तो दोस्तों हमें पता है कि द्रव्यमान जो होता है कहीं पर भी चले जाओ अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, तो वहां पर द्रव्यमान कितना होगा, 100 किलोग्राम होगा। यदि द्रव्यमान की जगह यहाँ भार पूछता, क्या पूछता, भार, तो यह क्या होता, 100/6। उस कंडीशन में ए आपका सही जवाब होता है, लेकिन इस कंडीशन में आपका सी जो है वह सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारहीनता होती है, मतलब कि भार जीरो कब हो जाएगा, आपका जो वेट है ये जीरो कब हो जाएगा, जब गुरुत्व की स्थिति शून्य हो जाएगी। ठीक है, जब गुरुत्वाकर्षण, क्योंकि वेट बराबर क्या होता है, आपका मास इंटू जी, है ना। यदि जी आपका जीरो हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है आपका वेट जीरो हो जाएगा, तो जब गुरुत्वाकर्षण शून्य की स्थिति होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका जीके का क्वेश्चन है। आपको ये बताना कि रेडियम की खोज किसने की। तो रेडियम की खोज दोस्तों मैडम क्यूरी और इनके साथी पियरे क्यूरी ने मिलकर की थी। किसने की थी, पियरे क्यूरी ने मिलकर की थी। कब की थी, 1898 में, 1898 में। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी दोस्तों, तो पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक है, कब की थी, 1928 में, 1928 में। ये फैक्ट्स हैं, आप इसे अतिरिक्त रूप से याद रख लीजिएगा। ठीक है, एक्सरे की खोज की थी WG रोंटजन ने। किसने की थी दोस्तों, रोंटजन ने। कब की थी, 1895 में, 1895। ये सारे टाइम आप देखिए जब भारत आज़ाद भी नहीं हुआ था, कैसी कैसी खोजें हो रही थी। चेचक का टीका वैसे ही खोजा था एडवर्ड जेनर ने। यह खोजा था इन्होंने 1796 में। ठीक है दोस्तों, 1796 में। अब यहाँ से आप कोड सिलेक्ट कर लीजिएगा कौन सा सही है इसे देखकर। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी पर अपने कक्ष में लगभग 4400 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घूमती है। इस तेज गति को हम अनुभव क्यों नहीं कर पाते। अच्छा, हम पृथ्वी पर रहते हैं, पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूमती है, और घूमने की स्पीड जो है कितनी है, ये एक क्वेश्चन बन जाता है। तो वह है 4400 किलोमीटर प्रति घंटा। पृथ्वी अपने अक्ष पर दोस्तों 4400 किलोमीटर प्रति घंटे, समझ रहे हैं आप क्या होता है 4400 किलोमीटर प्रति घंटे। इतनी रफ्तार से एरोप्लेन भी नहीं चलते, है ना। 4400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो है घूम रही है, फिर भी हमको पता ही नहीं चलता कि पृथ्वी घूम रही है। कारण क्या है, ठीक है, क्योंकि कारण ये है कि पृथ्वी जो है अपनी कक्षा में घूमती है, तो उसी गति की अपेक्षा हमारी गति जो है वह शून्य है। ठीक है, उसकी गति की अपेक्षा क्या है, हमारी गति क्या है, शून्य है। ये इसका कारण है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा 24 का। ठीक है दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो कौन सा परिणाम सही होगा। वस्तु का भार शून्य हो जाएगा, सही है। द्रव्यमान वही रहेगा, बिल्कुल सही है। वस्तु का द्रव्यमान शून्य हो जाएगा, द्रव्यमान तो अपरिवर्तित होता है ना, तो गलत हो गया। भार तथा द्रव्यमान दोनों शून्य हो जाएंगे, द्रव्यमान अपरिवर्तित होता है तो यह शून्य होगा। द्रव्यमान बढ़ जाएगा, द्रव्यमान अपरिवर्तित, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण उतनी दूर पर क्या होता है दोस्तों, अस्तित्वहीन होता है, कहता है। ठीक है, ऐसा है क्या, पता नहीं, देखते हैं। चंद्रमा के आकर्षण से निष्क्रिय हो जाता है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। उसकी नियमित चाल के लिए आवश्यक गति प्रदान करता है, नहीं, यह भी आपका गलत हो जाएगा, चाल से कोई लेना देना ही नहीं है। उसी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है, तो ये आपका जो है डी जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, ये पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करते हुए कृत्रिम उपग्रह पर दो प्रकार के बल कार्य करते हैं। एक तो होता है उसका केंद्रीय बल, है ना, जिसे ही हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। दूसरा होता है आपका प्रक्षोभ बल,
ठीक है, ये आवश्यक अपकेंद्री त्वरण क्या उसे प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि अधिक ऊंचाई वाली कक्षा यानी पृथ्वी से अधिक दूर, पृथ्वी से जितना अधिक दूर जा सके, सबसे दूर कौन सी कक्षा है, ये है आपकी 36,000 किलोमीटर वाली, है ना, इसे हम क्या कहते हैं, भूस्थाई, जिसे हम क्या कहते हैं, भूस्थाई कक्षा। अर्थात इस कक्षा में अगर किसी उपग्रह को स्थापित कर दिया जाए तो उसकी स्थिति पृथ्वी से चेंज होते हुए नहीं दिखती, क्योंकि उस 3600 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी की गति और आपके उपग्रह की जो घूमने की गति है वो दोनों की दोनों क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। तो हमें पृथ्वी से वो उपग्रह जो है एक ही स्थान पर स्थिर दिखाई देता है। ठीक है, इतनी ऊंचाई के लिए। परंतु यदि 3600 किलोमीटर से नीचे की ऊंचाई पर हम आते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, नीचे की ऊंचाई पर हम आते हैं, तो वायुमंडलीकर्षण के कारण क्या होता है कि जो त्रिज्या जो होती है, मतलब कि उपग्रह जो है धीरे धीरे, कहना है कि पृथ्वी की ओर, अगर अर्थ यहाँ पर है, कोई उपग्रह 3600 किलोमीटर कम ऊंचाई पर है, तो धीरे धीरे पृथ्वी की ओर आने लगता है। आपने सुना होगा कि उपग्रह की एक लाइफ होती है ना, तो उपग्रह की लाइफ क्यों होती है, क्योंकि धीरे धीरे उसकी कक्षा में क्या हो जाती है, कमी होने लगती है। एक टाइम ऐसा आता है जब वो हमारे वायुमंडल में प्रवेश करके घर्षण के कारण जलकर स्वतः ही समाप्त हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो उसको क्या है कि त्वरण प्रदान करता है एक्चुअली में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है। एक भू उपग्रह जो है अपने कक्ष में निरंतर क्या करता है, गति करता है। ठीक है, सही है। यह अभिकेंद्रीय बल के प्रभाव से होता है। अब उसको अभिकेंद्रीय बल प्राप्त कहाँ से होता है, तो मैंने आपको बताया था कि अभिकेंद्रीय बल जो होता है वो किसके बराबर होता है, वह बराबर होता है किससे, गुरुत्वाकर्षण बल के। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है। तो ट्रैक करने के लिए हम क्या करते हैं, डॉपलर प्रभाव का उपयोग करते हैं। सोनार क्या होता है, यह पानी में डूबी वस्तुओं की वास्तविक स्थिति का पता लगाने के लिए क्या जाता है। राडार आपके वातावरण में किसी मूवेबल ऑब्जेक्ट की वस्तु स्थिति का पता लगाने के लिए इसका राडार का उपयोग किया जाता है। राडार को हम क्या कहते हैं, RADAR और SONAR। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म आप मुझे बताइएगा। ठीक है, दोनों का, ये मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया हुआ है ना। अपनी कक्षा में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, वह ऐसा निम्न में से किस कारण कहता है। तो वह ऐसा करता है दोस्तों गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। ठीक है, पहली चीज। और गुरुत्वाकर्षण बल किसके बराबर होता है, अभिकेंद्रीय बल के बराबर होता है। और अभिकेंद्रीय बल को ही हम क्या कहते हैं, केंद्राभिमुखी बल कहते हैं, अर्थात केंद्र की ओर लगने वाला बल कहते हैं। अब केंद्रीय बल क्या होता है, अभिकेंद्रीय बल का अपोजिट होता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकृति के ज्ञात बलों को 4 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, यह क्या कहना चाह रहा है कि पृथ्वी पर जितने भी बल हैं उनको मेजर रूप से 4 भागों में बांटा गया। एक तो आपका गुरुत्वाकर्षण बल हो गया, विद्युत चुंबकत्व बल हो गया, दुर्बल नाभिकीय बल हो गया और प्रबल नाभिकीय बल हो गया। उनके संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है, यह बताना है। गुरुत्व चारों में सबसे प्रबल बल है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण सबसे प्रबल बल हो ही नहीं सकता, यहाँ उल्टा क्यों बता रहा है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का दोस्तों मुझे अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है ना, तो यह मैं आपको सर्च करके अपनी अगली वीडियो में अपडेट कर दूंगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति जो है लिफ्ट में बैठा हुआ है, ठीक है, लिफ्ट का काम क्या होता है, नीचे आना और ऊपर जाना। यहाँ पर कोई व्यक्ति क्या हुआ है दोस्तों, बैठा हुआ है। ठीक है, तो इसको अब भार क्या बोल रहा है कि कब अधिक मालूम पड़ेगा, तो जब व्यक्ति नीचे की ओर आएगा। ठीक है, इसको अपने वेट से कोई लेना देना तो है नहीं, लेकिन जब वो नीचे की ओर आएगा तब क्या होगा, और ऊपर की तरफ जाएगा तब क्या होगा। तो आपको याद रखना सिंपली कि जब व्यक्ति लिफ्ट में अगर आप बैठे हो तो आप स्वतः ही अनुमान लगा सकते हैं कि लिफ्ट में यदि आप ऊपर की ओर जाएंगे तो क्या होता है कि बल आपका नीचे की ओर, पैरों से नीचे की ओर लगता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपका जो वेट है वह आपका बढ़ा हुआ प्रतीत होता है, बढ़ता नहीं है, बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। जब लिफ्ट नीचे आ रही हो, नीचे की तरफ आ रही हो, तो आपका वेट जो है वह कम होता हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, भार कब अधिक मालूम पड़ेगा, जब लिफ्ट ऊपर जा रही हो, समान वेग में ऊपर की ओर जा रही हो। ऑप्शन नंबर सी, सॉरी समान वेग में नहीं दोस्तों, त्वरित वेग में जाना चाहिए। ठीक है, त्वरित वेग में जाना चाहिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लोलक की कालावधि किस पर निर्भर करती है। ठीक है, टाइम पीरियड, तो ये हमने समझा था टी बराबर क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट में L/G।
ठीक है। द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करती है, नहीं करती है। लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, करती है। समय के ऊपर निर्भर करती है, नहीं करती है। तापमान के ऊपर निर्भर करती है, नहीं करती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यह आपका सही जवाब हो जाएगा। लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती क्योंकि गर्मियों में सॉरी लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती क्योंकि गर्मियों में दिन लंबे होते हैं, ठीक है। कुंडली में घर्षण होता है, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, लोलक के भार में परिवर्तन हो जाता है। दिन से तो कोई लेना देना है नहीं, है ना। तो घड़ियों के सुस्त हो जाती है, घड़ियों के मतलब या तो घड़ी तेज चल रही है पूछ रहा है, या घड़ी धीमी चल रही है। तो यहाँ धीमी चलने के बारे में पूछ रहा है। और ये चलना जो घड़ी का तेज धीमा चलना किस पर डिपेंड करता है, इसके आवर्तकाल पर डिपेंड करता है। और आवर्तकाल किस पर डिपेंड करता है, L/G पर डिपेंड करता है, ठीक है। इसे मैं सही नहीं लिख रहा हूँ, या 2 पाई आएगा बाहर, L और G पर निर्भर करता है। तो गर्मी में क्या होता है दोस्तों, लोलक की लंबाई जो है, अगर ये लोलक की लंबाई क्या होती है, बढ़ जाती है प्रसार के कारण, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही जवाब हो जाएगा, एल की वैल्यू बढ़ जाती है। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की खड़े हो जाने पर, ठीक है, जब लड़की खड़ी हो जाती है तब क्या होता है कि जो लड़की के खड़े हो जाने के कारण क्या हो जाएगा, आपका लोलक की जो प्रभावी लंबाई है वह कम हो जाएगी, ठीक है। मतलब झूला क्या होता है, झूला कुछ इस तरह से होता है, आप समझ सकते हैं। ये झूला जो है आपका ऊपर की तरफ ये लटका हुआ है ना, ये मैंने बना दिया यहाँ पर एक झूला। यह क्या है, ऊपर की तरफ लटका हुआ है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर कोई व्यक्ति बैठा है, जब बैठा है तो उसके और इसके बीच की दूरी अधिक होती है, जब वो खड़ा होता है तो ये दूरी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। एल की वैल्यू कम होगी तो क्या हो जाएगा, टी की वैल्यू भी कम हो जाएगी, क्योंकि समानुपाती होते हैं। टी की वैल्यू कम हो जाएगी मतलब क्या पूछ रहा है यहाँ पर, उस लड़की के खड़े हो जाने पर प्रदोल का आवर्तकाल, आवर्तकाल टी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। 34 का जो है ए जो है सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सामान्य दोलक का दोलन चल रहा है, ऐसे में जब गोला मध्य से गुजरता है तब त्वरण शून्य होता है। अच्छा, एक सामान्य दोलक है, एक सामान्य दोलक है, इसका क्या चल रहा है, दोलन चल रहा है। अर्थात इसकी जो स्थिति में कंटिन्यूस क्या आ रहा है दोस्तों, ये इस डायरेक्शन में दोलन कर रहा है। जब गोला मध्य स्थान से गुजरता है, अर्थात जब इस स्थान से गुजरता है तब उसका त्वरण शून्य होता है। त्वरण शून्य होगा क्या, नहीं होगा। तो यह आपका तब इसका त्वरण शून्य होगा। अच्छा, इसके किस कंडीशन में क्या क्या होता है पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ, है ना। एक सेकेंड, एक सेकंड दोस्तों, थोड़ा पानी में पी लूँ, गर्मी बहुत है आज। ओके, क्या हम पढ़ रहे थे कि जब कोई पिंड जो है इस तरह से सरल आवर्त गति करता है, ठीक है, तो जब पिंड अपनी मध्यमान स्थिति से गुजरता है, यानी कि जब इस स्थिति से गुजरेगा, ठीक है, तो इस पर क्या होता है, कोई बल कार्य नहीं करता है। कोई बल कार्य क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ये यदि किसी पिंड को यदि हम ऊपर से लटकाए तो ये इसकी क्या होती है, नेचुरल स्थिति होती है। इस स्थिति में उस पर कोई बल कार्य नहीं करता, तो क्या नहीं करता बोलते हैं, कोई फोर्स क्या होता है यहाँ पर, जीरो होता है, ठीक है दोस्तों। अब फोर्स जीरो होने के कारण क्या हो जाएगा कि जो त्वरण का जो मान्य होगा वह भी शून्य हो जाएगा। अर्थात पहला जो स्टेटमेंट है हमारा सही हो जाता है। इस स्थिति में क्या हो जाएगा, आपका जो वेग है v, ये हो जाएगा दोस्तों अधिकतम, ठीक है। वेग क्या हो जाएगा इसका, अधिकतम। गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, वेग अधिक होने के कारण क्या हो जाएगा, आपकी काइनेटिक एनर्जी भी अधिक हो जाएगी, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी सब सर्वाधिक होगी, इसका मतलब क्या है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हो जाएगी आपकी शून्य, ठीक है दोस्तों। तथा जब पिंड जो है इस अवस्था में होता है, यहाँ पर है ना, कॉर्नर वाली अवस्था में, उसमें क्या हो जाएगा कि त्वरण जो हो जाएगा ए का मान जो होगा, यहाँ जीरो था, इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है, अधिकतम हो जाता है। फोर्स जो हो जाता है वह भी अधिकतम हो जाता है, ठीक है। वेग, अब यहाँ पर जाकर क्या होता है कि यह रुक जाता है, अर्थात इसका वेग क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इस कारण से क्या हो जाएगा, आपको काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो जाएगी। अब काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, इसके अपोजिट होती है, तो ये क्या हो जाएगी, अधिकतम हो जाएगी, ठीक है। तो दूसरा क्या है ऑप्शन, हर आवर्तन में गोलक 2 बार किसी
निर्दिष्ट वेग को प्राप्त करता है। ये एक बार और ये 2 बार, हर आवर्तन में 2 बार, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोलन के दौरान जब गोला चरम स्थिति पर पहुंचता है, मतलब कि ये चरम स्थिति जब ये यहाँ पर पहुंचता है। चरम स्थिति कौन सी है दोस्तों, रेड कलर से बताता हूँ आपको, ये चरम स्थिति है। जब यहाँ पहुंचता है, गति और त्वरण दोनों शून्य होते हैं। त्वरण शून्य है क्या, नहीं है, त्वरण तो यहाँ पर अधिकतम है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। सामान्य दोलक का दोलन आयाम समय के साथ साथ कम होता है, ठीक है, सही है। अब यह क्या है कि यहाँ पर क्या वायु के साथ घर्षण होता है इसके दोलन में। तो अगर आपने किसी पिंड का दोलन चालू किया तो यह ऐसा तो है नहीं कि अनंत काल तक दोलित ही करते रहेगा, धीरे धीरे क्या हो जाता है, कम हो जाता है ना। तो वही बातें बोल रहे हैं यहाँ पर। तो तीसरा क्या हो जाएगा, चौथा भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर 1, 2 और 4 जो है वह क्या है दोस्तों, सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है, ठीक है। तीव्र गति से कब चलेगी, जब एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जब आवर्तकाल कम होगा, जब टी की वैल्यू न्यूनतम होगी, है ना, तब इसकी गति क्या हो जाएगी, इसकी गति अधिकतम होगी। क्योंकि आवर्तकाल कम है, कम समय में यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, अर्थात अधिक तेज गति से ये गति कर रहा है, तेज वेग से ये गति कर रहा है। तो ऐसा कब होता है दोस्तों, शीतकाल में होता है। तो ऑप्शन नंबर सही जवाब हो जाएगा। पृथ्वी का पलायन वेग मैंने आपको डायरेक्टली बताया था, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है। अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से अंदर से फेंका जाए तो क्या होगा, पलायन वेग से कम वेग है, तो वो वस्तु क्या होगी, पृथ्वी पर वापस आ जाएगी, ठीक है, पृथ्वी पर क्या हो जाएगी, यह वापस आ जाएगी। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है, ठीक है दोस्तों, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आपको बताना है चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं होता है। चंद्रमा पर वायुमंडल होता नहीं है, कारण है इसका कि चंद्रमा वायुमंडल क्या होता है, पहली बात तो वायुमंडल क्या होता है, ये अनेक गैसों का मिश्रण होता है। अब पृथ्वी का जो पलायन वेग है दोस्तों, पृथ्वी का पलायन वेग, ठीक है, पृथ्वी का पलायन वेग क्या है, 11.2 किलोमीटर पर आवर। उसी प्रकार चंद्रमा का जो पलायन वेग है वह होता है 2.4 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर पृथ्वी पर जो कंपोजिशन है किसका, वायुमंडल का, ठीक है, उनमें जो गैस के अणु पाए जाते हैं उनका जो आपसी वेग है वह पलायन वेग से कम है, अर्थात 11.2 किलोमीटर प्रति आवर से कम है, इसलिए पृथ्वी पर वायुमंडल पाया जाता है। परंतु चंद्रमा के वायुमंडल में जब कभी भी वायु पाई जाती रही होगी तो उनके गैस के अणु का जो वेग था वह 2.4 किलोमीटर पर आवर से अधिक था, अर्थात पलायन वेग से अधिक था। तो वो क्या कह गए, वह चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण को छोड़कर बाहर चले गए, इसीलिए जो है वहां पर क्या नहीं होता दोस्तों, वायुमंडल नहीं होता। पलायन वेग, गैस के अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है, ठीक है, तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। अर्थात पलायन वेग से इसका लेना देना है, कुल मिलाकर के बात मैं ये कहना चाहता हूँ, ठीक है, ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत भी अभी नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार जो है जनरल साइंस सामान्य विज्ञान के अंदर गुरुत्वाकर्षण और उससे रिलेटेड सारे प्रकार के जो क्वेश्चन है ना, सभी प्रकार के क्वेश्चन न्यूमेरिकल से लेके थ्योरेटिकल तक सभी के जो है मैंने आपको अच्छी तरह से कवर करा दिए। अगर आप यह क्लास पूरी आपने अटेंड की है तो आपको गुरुत्वाकर्षण टॉपिक के बारे में अलग से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपका अपना चैनल है एग्जाम 5G। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, कुछ आपको समझ में आया हो, कुछ नई बातें सीखने को मिली हो तो हमारे इस वीडियो को शेयर जरूर करें। तो ऐसी ही वीडियो भविष्य में प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने